अस्सलामुअलैकुम। आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मैशत को मजबूत करना होगा, कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर पुरज़्म है कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। साल 2 साल ही मुश्किल है, उसके बाद आसूदगी होगी। इसके ऊपर जोर दिया है नवाज शरीफ साहब ने भी। और ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बज़ाहिर ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। नेट जो टैक्स नेट की बात हो रही है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से टैक्स कलेक्ट करने की बात हो रही है। टैक्सेस और ज़्यादा लगेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी। IMF की जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद सख्त शराइत के साथ ये कर्जा देंगे। इस प्रोग्राम से बाहर कैसे आना है, उसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, खुद जो हुकूमत है उसकी क्या हिकमत अमली होगी। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, उम्मीद की जा सकती है। इक़्तिसादी जो सरमाया इक़्तिसादी कमेटी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का आना ही मसले का हल नहीं है। उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे होगा और फिर उसको हम प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है, आज नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि 1.5-2 साल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मुल्क जो है वो माशी खुशहाली की तरफ आएगा। लेकिन ख़ुद मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, खुश नहीं है, मर्ज़ी की टीम नहीं मिल रही। तो इन सारी चीज़ों के साथ मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तुर्बत में, पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर हमला नाकाम बनाया गया, 4 दहशतगर्द हलाक हुए, एक सिपाही भी में शहादत नोश कर गए। और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी इस्तकामत के साथ बरसर पैकार है। और इसके ऊपर हमेशा पाकिस्तान जो है वो अपनी कुर्बानियाँ देता आ रहा है इस पिछले 3-4 दहाइयों से। और अब भी अगर कोई इस तरह का वाक़या होगा तो उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर आज बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, एक तरफ उम्मीद है, और दूसरी तरफ उनकी इस बात के अंदर भी वो कह रहे थे कि जी कमज़ोर की कोई नहीं सुनता। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं। दूसरी तरफ वो उम्मीद भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 1-2 साल मुश्किल सही, उसके बाद आसूदगी है। यूँ कहना चाह रहे थे कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है 1.5-2 साल के बाद, जिस तरह वो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से तो नहीं लग रहा था कि इतना चैन है। तो किस तरह देखते हैं ये हो क्या रहा है? आगे मैं कैबिनेट पे भी आऊँगा कि वहाँ क्या इश्यूज़ हैं, बट ये कि बादिउल नज़र में स्टेटमेंट आ जाती है कि हम बेहतर कर लेंगे, 1.5-2 साल ही मुश्किल हैं, जो कि हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि बस ये साल मुश्किल है, अगले साल ये हो जाएगा। वो साल आता है तो एक नए साल का टास्क मिल जाता है। नहीं, आपने खुद ही ने अपने जो इब्तदाइया है, आपका जो इंट्रो है, उसमें जो सवाल है उसके के अंदर जवाब भी पिन्हा है। और जैसे वज़ीर आज़म ने आपकी तकरीर में कहा कि 1.5 साल हैं, थोड़े से जिसका कष्ट काटना होगा, बाकी 5 साल और आगे के दिन अच्छे गुजरेंगे। तो 1.5 साल कौन सा बता रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा कि 1.5 साल जो गुजर गई गवर्नमेंट, जब उस गवर्नमेंट में क्या हाल हुआ था महंगाई का, और अभी जब आए हैं तो तब क्या सूरत हाल है। यानी कि हाँ, कहते यही है कि जो कमजोर की कोई नहीं सुनता। दुनिया इसी चीज का नाम है हमेशा, यानी कि ताकत ही का प्रचार होता है, कमजोर का कोई हक ही जीने का नहीं है। आप देखें, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल है, मैं तो कामयाबी के 1000 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता, वो यकीन होती है। तो कमजोर भी उसी तरह का है लफ्ज ये। अब वजीर आजम हमारे आ तो गए हैं, इक़्तिदार में बैठ गए हैं, अपना हलफ भी ले लिया। भाई, बड़े भाई साहब जिस तरह से आए, वो किस तरह ललचाए से इनकी तरफ देख रहे थे, तरस खाती हुई। तो वो इंसान कह रहा है फ्लोर पे 1.5 साल है तो बेहतर हो जाएगी। फिलहाल देखें, रावी जो सुख चैन लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, इनके लिए हमेशा सुख और चैन लिखता रहेगा। फाइनेंशियली हुक्मरानों के लिए, जो भी कैबिनेट में बैठे हों,
या वजारत वुमन या ब्यूरोक्रेसी के अंदर जी असल जो प्रॉब्लम है वो सैलरीड तबके के लिए है। वो उसकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही, कहीं भी ले रहे हैं आप, किसी प्राइवेट सेक्टर में ले लें, और बिलखुसूस जो मीडिया के अंदर जो सूरत हाल है वर्कर्स की वो भी देखिए, हर जगह देखिए कोई पिस रहा है। आप कोई फ्रूट लेने के लिए जाए तो तभी पता चल जाता है महंगाई का क्या हशर है। यानी कि इसमें हर बंदा, ये आप बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते कि सिर्फ हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया और ये बिजनेसमैन कमिटी, सिर्फ वही नहीं, जिसका जितना अपना हक है, इस्तात है, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो महंगाई इसी तरह से फैल रही है और बढ़ रही, कम नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं नदीम रजा साहब, जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें अभी जैसे IMF में हम जा रहे हैं, जो कि जाना ही है, मजबूरी है, उन्होंने तो शराइत और सख्त कर दी, कर्जा भी मिल जाएगा। 24वां प्रोग्राम है और बाज़ाहिर यही लग रहा है कि 25वें की भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह का एटीट्यूड नज़र आ रहा है। तो अभी कोशिश की जा रही है कि जी हर तरह के लोगों को इसमें नेटशेल में लेके आएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करें। तो टैक्स नेट में लाने के लिए तो कोशिशें की जा रही हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलना चाहिए वो लोग अभी भी उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है, ना कि ना माजी में डाला जा सका। तो आप समझते हैं कि रेवेन्यू टैक्स की मद में इकट्ठा करना तो ठीक है, गरीब आदमी, मेरी सैलरी आती है, आपकी आती है, 10 लोगों जो जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे, जॉब पेशा जितनी, उनके तो टैक्स उधर ही कट जाते हैं। तो ये वो लोग जो टैक्स देते ही नहीं हैं, जो कैश पे डील कर रहे होते हैं, उनको तो आप अभी भी नहीं पकड़ रहे। कुछ थोड़ा सा कोशिश की थी जो डॉलर्स की मद में पिछली जो निगरान सेटअप था उसमें आपने देखा कि कार्रवाइयाँ हुई, अभी भी वो सारे लोग ग्रे एरिया में मौजूद हैं जो फ़ायदा उठा जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि जब तक इन चीज़ों पे काबू नहीं पाया जाएगा, और प्लस ये कि कर्जा जितना मर्जी ले रहे हैं, उस कर्जे का बेहतर इस्तेमाल भी, अब मुझे कोई इधर ला के 5 अरब रुपये ला के दे दे, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने इन 5 अरब का करना क्या है, तो वो प्रोडक्टिव तो साबित नहीं होंगे। साल के बाद मैंने उनके ऊपर तो सूद वापस करना होगा। नहीं, देखें जो आपने बात की ना कि 5 अरब रुपए कर्जा ले ले, मुझे पता ही नहीं है। देखिए जहाँ ना तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कर्जा ले रहे हैं उनको पता है अच्छा, कि कैसे इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना है, और इसे किक बैक्स कहाँ जाने, सब पता है। ये इस तरह से वो क्या करें आप? वो तो ठीक है, लेकिन उसका वो प्रोडक्टिव यूज तो नहीं है ना, आप ठीक कह रहे हैं नदीम रजा साहब, लेकिन प्रोडक्टिव यूज तो नहीं है कि साल के बाद हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। नहीं, देखिए पाँव पे देखें जी, यानी कि मायूसी तो कुफ्र है, लेकिन जमीनी हकायक भी देखने चाहिए इंसान को ना। जी जी, हम झूठ का सहारा लेके कब तक जिएंगे? हम कब तक दूसरों को देखेंगे? फिर हम बोलते हैं कमजोर मुल्क है। भाई हमारे जो, आप अफगानिस्तान की करेंसी देख लें, हमारा यानी कि 1 रुपया उनके 26 पैसे, इंडिया का देख लें 1 रुपया 30 पैसे, तो आपकी करेंसी है कहाँ आपकी? जो आपके मुल्क में जंग भी नहीं हो रही और ना ही कुदरती आफात से इतना मुतासिर हुआ जितना हमने प्रचार किया था, और जो मुतासिर हुए थे पैसे भी ठीक ठाक आ गए हैं। और लेकिन आज भी अगर जाके देखें आप उन इलाकों में जहाँ फ्लड आया था, अभी भी वही वो कसम कुर्सी का आलम है। वो जो सैलाब से रेलवे ट्रैक आपको मुतासिर हुआ था, वो आज तक उसी तरह से है। सिंध के अंदर गाड़ी रेंगती है, ट्रेन रेंगती है बाकायदा। तो हमारे विल की बात देखें, ओनरशिप, एक लफ्ज होता है ओनरशिप। जी जी, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे इदारों को, वो तरक्की नहीं करेंगे। ये क्या वजह है कि जितने भी लोग कैबिनेट के अंदर है, सारे ज्यादातर मेजोरिटी बिजनेसमैन है, ठीक है? कोई रियल एस्टेट के अंदर है, कोई एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, कोई मेडिसिन में, कोई डिफरेंट सेक्टर के अंदर है। उनके इदारे क्यों दिन रात तरक्की कर रहे हैं? जब वो मिनिस्ट्रियां संभालते हैं, उस मिनिस्ट्री में घपला ही घपला क्यों होता है? ये सोचने की बात है। आपको इसीलिए और हैरान करूंगा, आप एचएसएल कॉलेज का लाहौर का आप देख लें जो इशू उठाए। अब मेरी बात याद रखिएगा, ये जो इशू उठाया गया इसका मतलब ये है कि ये भी जा रहा है। एक पाकिस्तान का ये 19वीं सदी का एक इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो भी जा रहा है। मेरे ख्याल में वो भी हथिया लिया जाएगा, ठीक है? तो हम तो चाहते हैं कि प्राय माल जितना हम झपट सकते हैं वो झपट लें और उसके कब्जा कर लें। तो हमारे उस वक्त सूरत बेहतर नहीं हो सकती जबकि ऑन किया जाए इदारों को, लोगों का ख्याल। ये नदीम रजा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इसी पे और फिर थोड़ा सा आगे भी चलेंगे इसके ऊपर, चूँकि आपने जिक्र कर दिया एचएसएन कॉलेज का भी, आपकी PIA ये भी अब निजकारी इसकी भी हो रही है। नदीम रजा साहब, आप भी जानते हैं कि घर में भी ना जो पुरानों बड़ों की जो निशानियाँ होती हैं तो हम रखते हैं संभाल के, कि एटलीस्ट बाकी सारी चीज़ें आपने घर बेच दिया या नया बना लिया, ज़मीन बेच दी, कोई एक आध चीज़ आप संभाल के रखते हैं कि नहीं सिंबॉलिकली से ये जुड़ी रहे हमारी, ये ख़ानदान की, बरादरी की, इलाके की निशानी है।
यहाँ तो हम हर चीज़ जो पाकिस्तान पीआईए हमारा कमा के दे या ना दे, बहुत कमा के दिया उसने। एमिरेट्स बनाने वाला पीआईए था, पाकिस्तान था। तो ये सारे इदारे आहिस्ता आहिस्ता हम बेचते जा रहे हैं और एचएसएन कॉलेज उसके साथ एक पूरी लेगेसी जुड़ी है। तो अगर इस तरह हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या फिर? हमारे तो बचेंगे, हुक्मरान बचेगी, ब्यूरोक्रेसी बचेगी, इदारे बचेंगे, मुख्तदर हल्के बचेंगे, सारे बचेंगे, वही राज करेंगे। बेफिक्र है आप। देखिए पीआईए की आपने बात की, दुखती रक्त हाथ रखा है आपने। ये वो इदारा है कि जिसने गल्फ की जितनी भी मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं जी उनके एयरलाइंस को इसने प्रमोट किया है, उसने बनाई है। इसीलिए ईके लिखा जाता है एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर। पहली कराची से परवाज गई थी, तो ये वो एयरलाइन है। आप देखें इतने यानी कि लोग हमारे खराब हैं कि इसके पीआईए के शेयर्स आप देखें, आप शेयर देखें आप, पिछले 2-3 हफ्ते में वो कहां से कहां शेयर पहुंच गए, उसकी वैल्यू कहां पहुंच गई है। जहां 7-8 रुपए होती थी 26-27 रुपए का पहुंच गया है। वो कैसे पहुंचा पीआईए का? आप ये सोचने समझने की बात है। जितने भी इदारे हैं वो यही यही काम कर रहे हैं, यही काम करें। आपने डॉलर की बात की कि पिछले उसको रोका हुआ है। भाई आप रोकने की जो बात करते हैं वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, उसकी बात कोई नहीं करता। तो हमारे यहाँ बात यही है, यानी कि पहले इतना तरसा दो, उसके बाद उसको वही चीज महंगी दामों बेचो, बोलो शुक्र खुदा का मिल तो रहा है। यार ये हम जा कहाँ रहे हैं? हम जराई मुल्क था, उसको आपने हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया सबको। आज प्याज आप 300 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? तो इसमें दिन सब इसमें तो ठीक है। आपने कहा वो मुझे इंडियन मूवी का वो डायलॉग भी याद आ गया कि रोटी इतनी महंगी कर दो, बाद में फिर उसमें से 10-15 रुपए कम कर दो। 3 डिपार्टमेंट है जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, करना चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर पिछले 1.5-2 सालों से काम करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज उसके ऊपर बड़ा जोर लगा रही है। हुकूमतों का काम भी होता है। अभी तक इस हुकूमत का हमें बज़ाहिर कोई एजेंडा नज़र नहीं आया कि वो कौन से 4 डिपार्टमेंट हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना और जिनसे हमने रेवेन्यू जनरेट करना, प्रोडक्शन बढ़ानी है। अगर ये 3 डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर है, हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है और हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में अब तो पाबंदियाँ इतनी लगाई जा रही हैं, थोड़ा सा बेहतर किया जाए। हमारी यूथ टैलेंटेड है, आपको पैसे इकट्ठे करके देगी, कमा के देगी। इसके अलावा टूरिज़्म इतना ज़बरदस्त हमारे पास मौका है, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा अगर हम उसके ऊपर हुकूमत फोकस करें तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको कम इन्वेस्टमेंट में 1.5 साल में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं और वो आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। ये तीनों डिपार्टमेंट मिसिंग क्यों है, इसके ऊपर हुकूमत फोकस नहीं कर रही। मेरी नज़र से तो अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं गुजरी जो इनकी टॉप लिस्ट में शामिल हो के ये 3 डिपार्टमेंट्स हमने पक्के करने हैं ताकि हम एक बेस लाइन बने हमारी। देखिए ये है एग्रीकल्चर के ऊपर तो यस दे आर ऑन इट। नहीं, एग्रीकल्चर तो मैंने क्या कहा ना, उसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी 2 पे नहीं हो रहा। हाँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग यानी कि मैसिव लेवल के ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग वो चल रही है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, यानी कि कभी भी आप शुरू कर दें कोई सफर। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बिगाड़ पैदा हुआ है ना, बिगाड़ ठीक करना अच्छी बात है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन उस बिगाड़ के असबाब भी जानना जरूरी है कि जिनके सबब ये हुआ है, जिस अतार के लौटने के सबब ये मसला हुआ है ना, उसके ऊपर दोबारा ना जाए, तो पकड़े, गिरफ्त में लेकर आए कि आखिर किस वजह से ये पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़े हैं जो हम हर भिखारी बन के चले गए बाहर। तो देखें ना, हमें बुरा लगता है सड़कों के ऊपर जो भिखारी जो गाड़ियों के ऊपर भाग रहे हैं, मार्केटों में जाते हैं, ढाबों पे आप बैठ के चाय पीते हैं, वहां पे आके चाय नहीं पीने देते। तो हम तो इनको देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान जो बाहर जाके कर रहे हैं वो भी तो ये कर रहे हैं ना, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। हम अपनी तौर पे नहीं देख रहे। देखें कि जहाँ मसाइल है ना, वही वसाइल भी है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है। उधर पाकिस्तान की जमीन के नीचे बेपनाह खजीने दफन किए गए, लेकिन उसको निकालने वाला होना चाहिए। हम करते ही हम दारा तो वो हिसाब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। हमें सोच विचार करना पड़ेगा मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए। बात यह है कि आप बेशतर तो वो लोग बैठे हुए कैबिनेट के अंदर जिनके सारे बिजनेस बाहर हैं, उनके ड्यूल नेशनल की फैमिली सारी वहाँ के बाहर की नेशनल, उनको क्या परवाह है? वो तो वो ब्रीफ केस लेके आते हैं, ब्रीफ केस लेके बैठे चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। इस कैबिनेट के ऊपर मैं आऊँगा, चूँकि प्राइम मिनिस्टर बड़े बेबस नज़र आ रहे हैं। खुद मुस्लिम लीग नॉन की टॉप लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब भी, उनकी बेबसी आज उनके स्पीच में भी नज़र आ रही थी, और फिर आपने नवाज शरीफ साहब तो खैर बिल्कुल ही साइड हो गए। टीम उनके पास, अगर हम 11 रुकनी टीम के हिसाब से बात करें तो शायद 6 प्लेयर्स पहले ही सिलेक्ट किए जा चुके थे कि भाई ये 6 तो हमारे हैं।
बाकी 5 आप अपनी मर्जी के ले आएँ और वो मर्जी के प्लेयर्स जिनकी पोजीशन भी कोई इतनी खास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के फैसले चैलेंज हो रहे हैं, इस एक महीना भी नहीं हुआ और चेयरमैन इरसा का मामला हो, इक़्तिसादी कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला हो, दोनों फैसले बैक बाउंस कर गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं। और खैर निजी महफिलों में वो कह भी रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है कि बेबस हैं। दाखिला के ऊपर बड़ा प्रेशर है, वज़ीर दाखिला अपनी टीम लाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर वो लॉबिंग भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी नहीं चल रही। तो ये आप समझते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, चीज़ें सिंक होंगी? क्योंकि अगर सिंक नहीं होगी तो फिर रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। नहीं देखिए, सिंक तो किसी भी वक्त नहीं हुई है, ठीक है, सिंक तो कभी भी नहीं हुई है। और आप सिर्फ अभी सेनेट के इंतखाबात ये होने दें, उसके बाद आपको सूरत हाल काफी तब्दील नजर आएगी। क्योंकि अभी जब आप देख रहे हैं खींचातानी हो रही है, और ये बात ठीक है कि जो भी कप्तान आता है उसकी मर्जी की टीम बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो रिजल्ट उसी सूरत में देगा कि जब उसकी अपनी टीम हो, उसे पता है कि विकेट के पीछे किसको खड़ा करना, अटैक किससे कराना है, ओपनर कौन आएगा और 11वें नंबर पे किसने जाना, उसे पता होना चाहिए। तो ये उसका राइट है। लेकिन हमारे यहाँ जो असल बात है, इन्नमा अमालु बिल नियात, ठीक है ना जी जी। इस आयत को ध्यान में रखते हुए देखें तो लोग उसका मुतमईन नजर है क्या, आया वो किस लिए यानी कि इशू क्रिएट किए जा रहे हैं। कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान नहीं करता, सिर्फ वो चाहता है कि जितने ज्यादा इख्तियार, इख्तिदार, ताकत उसके हाथ में आ जाए कि दूसरों को वो देर कर दे। और यहाँ पे ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं ये आपको बता दूं, रसूल से मैं कह रहा हूँ आपको, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा। इख्तिदार की खींचातानी, ये सेनेट का जिस दिन ये इलेक्शन हो गया उसके बाद आप देखेंगे अमली नमूना के बहुत तेजी के साथ आएगी। बात यह है कि मुल्क की जो सूरत हाल है, इस तरफ किसी को फिक्र नहीं है। हर कोई चाह रहा है कि मैं जितनी ज्यादा पावर अपने पास जमा कर लूं उतना ही अच्छा है। आप ये देखें, इसमें ऐड ऑन करता हूं आपको और थोड़ा सा फैलाता हूं मैं। आप देखें तिरबत, गवादर और ये बशाम, ठीक है, ये वाकई क्यों हो रहे हैं? इसमें ऑपरेशन हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, दोबारा क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि दुश्मन आपके ऊपर निगाहें गाड़ के बैठा हुआ है, आपको संभलने नहीं देगा। और हम खुद भी नहीं चाहते, बदकिस्मती से जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी इलिट क्लास है, वो भी नहीं चाहती कि यहाँ पे अमन सुकून हो, कि लोग सुकून का सांस ले रहे हो। नो 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 नो। अभी देखें ना आपका ये केपी और बलूचिस्तान, वो बर्निंग इशू दोबारा से यानी कि उस तरह से हो रहा है, तवातुर से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, हम तवातुर से हो रहे हैं, बड़ा जान नुकसान हो रहा है। देखिए पहली बार नहीं है, ये 2021 में भी इनको याद इसी जगह 9 चीनी इंजीनियर को हलाक किया गया था, उसके बाद फिर ये बड़ा वाकया हो गया। तो ये आखिर कब तक होगा? सिंसेरिटी जब तक नहीं आएगी इदारों के अंदर, लोगों के अंदर, उस वक्त तक हम इसी तरह से जलते मरते कुड़ते रहेंगे कि आज बोलेंगे 300 की प्याज ले रहे हैं, कल 400 की ले रहे होंगे, लाइन लगी। आप देखें ना, ये यानी कि मैं बातों को इसलिए वो कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चीजों को टच कर रहा हूँ ताकि हसासियत से इल्म हो सके। इस मुल्क के अंदर देखें ना, आपको दूध नहीं मिल रहा। आप ये देखें, आपको दूध नहीं मिल रहा है। दूध की खपत पूरी करने के लिए पाउडर आप मिला रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं। ये तो बाकायदा, ये तो तस्दीक शुदा बातें हैं कि जो बोल रहे भाई खपत पूरी हो ही नहीं पा रही, हम क्या क्यों? हमारे चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, बाहर जा रही है असल चीजें। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का कि पहले गंदम, चीनी और दूसरी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसको इम्पोर्ट करते हैं। ऐसा मेरे ख्याल में कोई दुनिया के खित्ते के मुल्क ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है नदीम साहब, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा कि ये माफियाज यानी हमारी ही चीज़ हमें वो डबल पैसों में, पहले अफगानिस्तान हो या किसी मुल्क में भेजते हैं, वहाँ से फिर हम खरीदते हैं महंगे दामों। और बात देखें ना, बात यही है, सिंसेरिटी की बात है कि ऑनरशिप नहीं है। जब तक ऑनरशिप नहीं होगी, डेवलप करेंगे हम, जब तक हम नहीं सोचेंगे सिर्फ अपनी जेब का नहीं, दूसरों का नहीं सोचेंगे, उस वक्त ये माशरा, क्योंकि हमें तकसीम इतना कर दिया है ना, आपको तकसीम कर दिया। और बिलखुसूस जिस हम एरा में जी रहे हैं, पहले देखिए, पहले ऐसी मजहबी इंतहा पसंदी थी, खुदा को शुक्र मजहबी इंतहा पसंदी खत्म हुई, लेकिन हम पॉलिटिकल इंतहा पसंदी की तरफ चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब सियासी शिद्दत पसंदी बढ़ गई है। सही है। तो उसकी वजह से जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। यानी कि इतने यानी कि वो हो चुके हैं कि शिद्दत पसंदी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया जनाब नदीम रज़ा साहब। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिद्दत पसंदी जो आ रही है और इसकी वजह से माशरा और डिवाइड हो रहा है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे।
सियासी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।